सॉल्यूशन दिया वो एक और व्यक्ति ने दिया जिनका नाम था नील बोर। ठीक है, नील बोर ने क्या कहा, ठीक है, टू एक्सप्लेन वाई एटम आर स्टेबल नील बोर सपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एटम। नील बोर ने मॉडल एटम का एक नया मॉडल दिया। क्या कहा उन्होंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोंट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस। क्योंकि मेन बात ये थी ना कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो आपस में टकराते क्यों नहीं। तो उसका सॉल्यूशन इन्होंने इस तरीके से दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन फिक्स सेल में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं, फिक्स सेल में घूमते हैं, फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। इनको क्या कहा गया, इनको सेल कहा गया, ठीक है, या ऑर्बिट कहा गया। कौन कौन से ऑर्बिट थे, ठीक है, इन ईच सेल द इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो दीज सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसमें इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। कौन कौन से हैं, दीज सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के, एल, एम, एन। ठीक है, जो के सेल है उसमें के सेल पहली सेल है, एल सेल दूसरी है, एम तीसरी है और एन चौथी है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n², 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 2 1 का स्क्वायर। पिछले पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, इसलिए दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, इसलिए दूसरी तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, पहली वाले में 8 आएंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2n²। क्या है, 2n²। हाँ, आगे देखो, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू अनदर सेल बाय absorbing or releasing a fixed amount of energy equal to the difference between the energies of the two levels। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। Each cell can hold a certain number of electrons। हर सेल में certain number of इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, certain number of इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक है, you may be wondering how does Bohr's model explain stability। ठीक है, in Bohr's model electrons also move in a circular path around the positively charged nucleus as in Rutherford model, but why don't they lose energy while doing so। अब जो पहला जो दो चीजें थी भाई, है ना, पहला क्वेश्चन तो ये उठा था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो आपस में टकराते क्यों नहीं। ठीक है, उसका आंसर दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, टकराते इसलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, फिक्स सेल में घूमते हैं। ठीक है जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि वो एनर्जी, ठीक है, व्हाई डोंट दे लूज एनर्जी व्हाइल डूइंग सो, इस दौरान वो अपनी एनर्जी क्यों नहीं लूज करते। Bohr addressed this by introducing the concept of stationary state as postulate। In the stationary state, the energy of electron remain constant even though it is not in motion around of the nucleus। वो कह रहे हैं कि भाई जो उनकी जो एनर्जी का लेवल है वो सेम रहता है। Bohr model could explain many experimental observations। बोर का जो मॉडल है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का वर्णन करता है। मार्क अ मेजर स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ बोर, और इनको 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, क्या बताने को लेकर,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने को लेकर इनको क्या भी मिला, अवार्ड। नोबेल प्राइज भी मिला। ओके, जी ये भैया। देखो नील बोर ने इनका नाम KLMN क्यों रखा, ABCD क्यों नहीं रखा? ठीक है, तो उन्होंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसमें एक्स, ठीक है, ये एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था चार्ल्स बार्कला के द्वारा, ठीक है, और जब उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने पहली लेयर का नाम के रखा था। तो जब पहली लेयर का नाम के रखा है तो आगे इन्होंने इसी चीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यू रखा और अगली का नाम रख दिया एल, फिर अगली का नाम रख दिया एम, फिर अगली का नाम रख दिया एन। एन। ठीक है, जी भैया। तो आगे की अगर हम बात करें यहाँ पे, लेटर इवन बोर्स मॉडल, later even Bohr's model was found to have limitation, and yet another people another model, the quantum mechanical model was proposed। ठीक है, और बाद में चलकर एक और मॉडल दिया गया जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, क्या नाम था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मॉडल। ठीक है, जी भैया। अब देखो Rutherford model showed that most of the mass of an atom is concentrated in its nucleus। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो ये दिखाता था कि जो किसी भी एक एटम का जो मास है वो इसके सेंटर पर रहता है, इसके न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आर सो लाइट दैट देयर मास कैन बी इग्नोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं उनका मास इतना छोटा है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। However, something puzzling appeared early in the 20th century. For instance, is a hydrogen atom। लेकिन जो साइंटिस्टों को दिक्कत कर रहा था वो कर रहा था हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और जो हीलियम है उसके पास दो प्रोटॉन होता है। भाई हाइड्रोजन जी भैया। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन, मास ऑफ हीलियम एटम इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दिक्कत ये हुई कि जब एटम डबल है तो मास भी डबल होना चाहिए था ना। जी भैया। भाई जब नंबर ऑफ एटम डबल है, प्रोटॉन एक में प्रोटॉन एक है, एक में प्रोटॉन दो है, तो मास भी तो सेम होना चाहिए ना। तो पता चला कि भाई जो मास है, ठीक है, वो 4 गुना है। अब बात ये उठी ये मास 4 गुना क्यों है? ठीक है, और यहां से शुरू हुई एक नए पदार्थ की डिस्कवरी जिसका नाम था न्यूट्रॉन। क्या था जिसका नाम? न्यूट्रॉन। इन 1932 दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, इस प्रॉब्लम को 1932 में जेम्स चैडविक ने सोल्व करा। उन्होंने एक नए सब पार्टिकल की डिस्कवरी करी जिसमें उन्होंने कहा कि उसका मास प्रोटॉन के बराबर है, मास प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन जो ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसमें जो ये न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, मास इनका प्रोटॉन के बराबर है,
अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो ये भी उसके सेंटर में ही है, ठीक है। यानी कि सेंटर में दो चीज है, केंद्र में दो चीज है। कौन कौन सी? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है। यस ओके। यस भैया। अब क्या चीज है, जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का सम है, ठीक है। जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, ओके। यस भैया। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ, यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज कितना हो गया? -1, ठीक है। प्रोटॉन पी से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज कितना हो गया? +1। न्यूट्रॉन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, चार्ज कितना हो गया? 0। बोलो। यस भैया। चलिए जेम्स चैडविक के बारे में देख लो। वर्किंग अंडर रदरफोर्ड एट द फेमस कैवेंडिश लैबोरेटरी at the University of Cambridge solved a key puzzle in 1932 when he discovered the neutron। 1932 में उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? ठीक है, 1932 में उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। दिस ब्रेक थ्रू एक्सप्लेन एटॉमिक मास एंड अर्न हिम द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1935। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1935 में, ठीक है। जी भैया। आगे, न्यूट्रॉन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड रिसर्च enabling scientists to prove nuclear secrets and spark a chain of discoveries in understanding and harnessing atomic energy। और इस चीज ने एटॉमिक एनर्जी को हार्नेस करने में हेल्प करी, ठीक है। जी भैया। यस भैया। भैया हाँ बताए। मैंने ने खोज एटम के बारे में बताया था, और एटम तो बायोलॉजी का चैप्टर है, तो इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज क्यों मिला? एटम बायोलॉजी का चैप्टर है हाँ ये, भैया। किसने बता दिया तुझे? सॉरी, केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का तो चैप्टर मैं है ये कह रहा ये। हूँ, एटम ये किसने बताया तुझे कि बायोलॉजी का एटम? भाई मैं गलती से बोल दे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ही तो लोग मिला है इनको। भाई फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखो ये इस वजह से मिला है, जब इन्होंने इसकी खोज कर ली ना, तो हाँ। उससे दुनिया में एटॉमिक एनर्जी बननी शुरू हुई, ठीक है। जी भैया। इसलिए
चलिए आगे देखो। देखो यहाँ पर वो कह रहा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में, ठीक है। वो एडवांस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। किसका करता और है? क्या नाम है, ध्रुवा नाम की एक जगह है। दिस हैज रिवील्ड ध्रुवा। की इनसाइट इनटू मटेरियल्स लाइक सुपर कंडक्टर, बैटरी, इलेक्ट्रोड, ड्रग्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और बेटर मेडिसिन। इसमें इसने क्या करी है, हेल्प करी है, ठीक है। जो भैया तो भैया ये इन्होंने इसमें करा है मुंबई में, किस चीज का करा है भैया? क्या कह रहे हो? ये जो मुंबई में इन्होंने वो खोला है कि भाभा भाभा ये किस किस का है? हमारे एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है वहां, ठीक है। ठीक है। ये एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर वहां पर है, ठीक है। जी। हम्म, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तन्वी आज क्लास में कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही ना? चलिए भाई आगे क्या कह रहा है, इन 1869 साइंटिस्ट नो अबाउट एलिमेंट 69 एलिमेंट मोस्ट ऑफ विच वर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। इस टाइम तक 69 एलिमेंट की खोज हो चुकी, ठीक है। मतलब 69 जी। एलिमेंट की खोज हो चुकी थी और जो थे वो नेचुरली पाए जाते थे, जिसमें से, ठीक है, कुछ को, मतलब टोटल जो थे वो 118 यूनिक केमिकल एलिमेंट थे, जिसमें से कुछ साइंटिस्टों ने, ठीक है, केमिकली रूप से बनाए थे, आर्टिफिशियली बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के सिंबल की बात कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, 1803 में 1803 जी में जॉन डेल्टन नाम के व्यक्ति जो थे, जॉन डेल्टन ने हर एलिमेंट को एक सिंबल देना शुरू किया। हर एलिमेंट को क्या देना शुरू करा, एक सिंबल देना शुरू करा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गई। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये सिंगल डॉट है, सल्फर के लिए ये प्लस है, सिल्वर के लिए एस है, कार्बन के लिए ये सी है, ठीक है, और गोल्ड के लिए जी है, ऑक्सीजन के लिए ओ है, कॉपर के लिए सी है, प्लेटिना के लिए पी है, और फास्फोरस के लिए, ठीक है, जो ये एल सा बना हुआ है ये है, और मर्सिडीज लेड का के लोगो। लिए एल है, मर्क्यूरी के लिए क्या है, डॉट डॉट है, ठीक है। जी। 1813 Cornelius suggested that symbol of element should be derived from the Latin name। तो भाई जो जॉन डेल्टन थे उन्होंने तो पिक्टोरियल रूप दे दिया था, ठीक है, पिक्चर वाला रूप दे दिया था, लेकिन आगे चल के एक व्यक्ति आते हैं बर्जिलियस, उन्होंने ये कहा कि इनका नाम लेटिन से शुरू होना चाहिए। तो हमारी एक संस्था है IUPAC, IUPAC नाम की जो संस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इसका जो काम है वो ये है, एलिमेंट की डिस्कवरी अगर होती है
उसको नेम देना, ठीक है, उसको सिंबल देना, ठीक है, और उसके एटॉमिक नंबर बताना, उसका एटॉमिक मास बताना, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताना, ठीक है। ये काम है इसके आईयूपीएसी के। आईयूपीएसी क्या है? एक इंटरनेशनल संस्था है, संस्था है। ठीक है। जी भैया। यस भैया। अब आईयूपीएसी ने क्या सजेस्ट करा, ठीक है, मैनी सिंबल आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द एलिमेंट। जो सिंबल दिए, जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल दिया एल। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है? ALUMINUM, ठीक है। जी। आगे देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। जब भी हम किसी का पहला लेटर लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे जब हम लिखते हैं कोबाल्ट, तो हम सी सी कैपिटल का और ओ स्मॉल, ठीक है। जब हम जी। लिखते हैं एल्यूमिनियम, ए कैपिटल का और एल स्मॉल। जब हम लिखते हैं हाइड्रोजन, तो मैंने बताया ना, पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है। जी भैया। कई बार किसी चीज की नेमिंग, ठीक है, एक पहला लेटर और दूसरा लेटर कहीं बीच में से, जैसे क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन, तो सी हो गया और इधर एल हो गया, तो क्या बन गया? Cl। तो किसी किसी लेटर का क्या किया गया है? पहला लेटर और फिर मिड का लेटर, यानी कि बीच का लेटर, ठीक है। जी भैया। Symbol of some element come from Latin, Greek or German name rather than English. For example, the symbol for iron is Fe, जिसको फेरम कहते हैं। मर्क्यूरी इज Hg, जिसको हाइड्रोजनियस कहते हैं। एंड टंगस्टन इज W, दैट इज कॉल्ड वोल्फ्राम, ठीक है। अब यहां देखो कुछ एलिमेंट और उनके सिंबल, ठीक है। कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बैरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमाइन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, जिसको फेरम से मिलके बना है। लेड Pb, क्योंकि उसका नाम प्लम्बम था। मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम, जिसको नाइट्रियम भी यानी कि Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ओके। जी भैया। साइंटिस्ट यूज दिस सिंबल इंस्टेड ऑफ फुल नेम। अब साइंटिस्ट पूरा नाम ना लिख के सिंबल क्यों लिखते हैं? भाई देखो, किसी भी चीज को छोटे रूप में जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो साइंटिस्ट यूज दिस सिंबल इंस्टेड ऑफ द फुल नेम
दे आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, क्योंकि इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है, ठीक है। बात करें आगे, atomic number. You have learned that atom of an element are alike but different from the atom of other element, ठीक है। वो ये कहता है एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, यानी कि अगर सोडियम है, सोडियम के एटम एक जैसे होंगे, नाइट्रोजन के एटम एक जैसे होंगे, पोटेशियम के एटम एक जैसे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक एलिमेंट के एटम एक जैसे होते हैं, दे डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन देम, लेकिन हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने, ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज डिजाइन्ड बाय सिंबल जेड, इसको जेड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। दिस नंबर determine the जेड से ही क्यों किया जाता है? क्या कह रहे हो? जेड से ही क्यों किया जाता ऐसा है? कोई खास लॉजिक है नहीं, बस भाई ऐसा कोई खास लॉजिक है नहीं, ठीक है। ठीक है, बस एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन मिली है वो जेड से मिली है, ठीक है। दिस नंबर डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये नंबर किसी एक एलिमेंट की आइडेंटिटी को दिखाता है, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स बिहेवियर, और इसके बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ठीक है। Since atom as a whole is neutral, number of proton in it is equal the number of electron orbiting the nucleus. किसी एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है, प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। यानी कि जितने प्रोटॉन की संख्या होती है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। कैन यू से दैट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर? बिल्कुल, हर एलिमेंट तो एटॉमिक नंबर अलग, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 10.10, हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन लिथियम एटम, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब एटॉमिक नंबर के बाद जो दूसरी जो कहानी आती है वो कहानी आती है मास नंबर की। यदि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दे, ठीक है, वो कहलाता है मास नंबर। मास नंबर। अब मास नंबर क्या है भाई? प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को दोनों को जोड़ दो, वो मास नंबर कहलाता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता था जेड से, और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर न्यूक्लियन, और जो एटम का
ठीक है। एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस में दो चीज होती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और ये दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। Since the mass of neutron is roughly equals to that of a proton, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। द मास ऑफ हीलियम एटम कैन बी अकाउंटेड टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। जो हीलियम है, हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल कह रहा है प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, तो मास नंबर 1। हीलियम 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 4। लिथियम 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर 7। नंबर 7। द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन हैज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को कहीं काउंट ही नहीं किया जाता। अब बात आती है किसी भी चीज के वैल्यू को लिखने में, ठीक है, बात आती है किसी भी चीज की वैल्यू को लिखने में। तो कार्बन है, ये 12 है, ये 6 है, तो बीच में किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखा होता है, ऊपर मास लिखा होता है और नीचे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। जी भैया। बीच में सिंबल, बीच में सिंबल, नीचे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। ऊपर मास का नंबर। ओके। जी भैया। यहां देखो एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है और न्यूक्लियॉन 56 है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, ठीक है। तो भाई देखो, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 26, प्रोटॉन की संख्या 26। बात करें 26। न्यूट्रॉन की, तो 56 में से 26 घटाया तो बचा कितना? 30। ठीक है। जी भैया। यस कि नो? यस। यस बात भैया। करें आगे, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन 20 प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस है एटम का जिसमें 20 प्रोटॉन है, और यदि मास नंबर 41 है तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। बताना भानु। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, मास नंबर दे रखा है और प्रोटॉन दे रखे हैं, और क्वेश्चन वाला आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, बताइए। हाँ, इसका भैया होगा 21 हो सकता है भैया। क्या होगा? है, हाँ, 21 हो सकता है। कितना? 21। 21 हो सकता है, यानी कि डाउट, डाउट में है तेरी कहानी है। नहीं नहीं नहीं, डाउट बताना नहीं है। तन्वी। मेरा जी 21 है। 21। शोभित? बता दे। शोभित? हाँ हाँ भैया हाँ। बहन नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं, अरे वाह, तू तो इनसे भी होशियार निकला भाई, है? तू तो इन दोनों से भी होशियार निकला।
देखो इन दोनों के आंसर सही थे, ठीक है। तो अभी तू समझ सकता है पढ़ाई का लेवल तेरा क्या रह गया, ठीक है। अगर भानु क्वेश्चन का सही आंसर दे रहा है तो इसका मतलब तूने तो पढ़ना ही छोड़ दिया बस। छो छो छो। आप जानते हो मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर मास प्रोटॉन और नंबर न्यूट्रॉन के प्रोटॉन। सम के बराबर होता है, हाँ कि ना? बराबर होता है। यस हाँ भैया। भैया हाँ। हाँ हाँ हाँ। मास नंबर 41 है, प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन निकालना है। जो चीज इधर प्लस में है दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगी? माइनस माइनस में। में। तो n इज इक्वल्स टू 41 माइनस 20, आंसर आ गया 21। 21। समझ आई बात? जी भैया। यस भैया। पेपर में ऐसे पूछ सकता है ना भैया? बिल्कुल। एन एटम हैज 18 न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 17, इसका मास नंबर बताओ। बताइए भानु। इसका मास नंबर भैया, मास नंबर प्लस करो। इसका क्या होगा? तो बताया ना तन्वी। तन्वी। इसका नहीं पता भैया जी। अरे वाह, शोभित बताइयो। भैया शोभित। 35। हाँ, अब की बार इन दोनों ने नहीं बताया तो इसने बता दिया, है ना। देखो आप जानते हो मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्वेश्चन में न्यूट्रॉन हमारे पास 18 है, लेकिन उसने एटॉमिक नंबर दे दिया। आप जानते हो जितना प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी कि प्रोटॉन 17 है। तो मास नंबर हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि 18 प्लस 17 35। ठीक। ठीक है। यस भैया। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 13। एक एटम है, ठीक है, जिसके ऊपर 23 लिखा हुआ है और 11 उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। एक एटम चलो। है ए नाम का, ऊपर जिसमें 23 लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। बताएं। भानु बताओ। मेरे को समझ में नहीं आया। हम्म। भैया बता। ए, मेरे को लग रहा है। शोभित बताइयो। भैया 0। ओहो, 0। अरे वाह। तन्वी बताना। भैया जी 12। हाँ, 12 सही आंसर है। ये समझो, जब हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं तो ऊपर मास नंबर लिखा होता है, और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो मास नंबर 23 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, ठीक है। तो ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस में। प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 12। भैया न्यूट्रॉन की वैल्यू तो 0 होती है, 12 कैसे आ गया? अरे न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है नालायक। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है।
ओके भैया। एक न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, 23 माइनस 11 डेट इज इक्वल टू 12। बोल तो रहे ठीक है, यस यस भैया। भैया। चलिए। थे